हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया भी। मैं एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग और एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ एक काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे लास्ट ईयर 2020 में मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी अवार्ड मिला था। इसके पहले भी सिंगिंग में, डांसिंग में और मॉडलिंग में मैंने कई सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। जी हाँ, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ पीडियाट्रिक्स से, और इसके साथ साथ मैं जनरल पॉपुलेशन जो है, जो सामान्य जनता है, उनके लिए किसी भी बीमारी को बताना या उससे बचना कैसे है, ऐसे कार्यों को कर रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, ताकि सबको पता चले कि कौन सी बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे हम सुरक्षित हो सकते हैं। ऐसे मेरे ढेर सारे वीडियो आपको मिल सकते हैं मेरे चैनल पर। सिंगिंग का भी है, डांसिंग का भी है, और आपको हेल्थ अवेयरनेस की वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने प्राथमिकता सिर्फ अपने प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन को ही दी है। तो आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन पे। जी हाँ, कोविड पे तो हम बात कर चुके हैं। आप भी ढेर सारी जानकारियाँ रखे हुए हैं अपने पास, और सभी बच्चों को पता है आज कोरोना क्या है। कोरोना से बचने के लिए टीका लगाते हैं, और टीका लगने के बाद क्या होता है, कोविड तो हो सकता है, लेकिन उससे हमारी मृत्यु होने से हम बच जाते हैं और उसकी सीवियरिटी में फंसने से बच जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि कोविड की कई सारी लहरें आई थी, सब में क्या डिफरेंस है, इसको डीपली बताएंगे। हमारे साथ दो डॉक्टर जुड़ने वाले हैं, जो हैं एक पिताजी डॉक्टर रावत, उनके ही बेटे हैं डॉक्टर रावत, जो हमें बताएंगे कि ओमिक्रॉन क्या है, कहाँ से जनरेट हुआ। इसके साथ साथ जो पिछली लहर आई थी उनके बारे में भी हमें डीपली थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो आप सभी ध्यान से सुने कि इससे बचना कैसे है, इसमें लक्षण क्या है, कितना ये फैल रहा है, और इसका वैक्सीनेशन के साथ क्या रिलेशन है। मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र रावत सागर में पैदा हुआ हूँ, 76 ईयर ओल्ड। मैं इंदौर से डिग्री प्राप्त करने के बाद मैं यहाँ पर जीपी हूँ। 1971 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी 50 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है, और मेरा बेटा डॉक्टर सुमित रावत मेडिकल कार्य सागर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर है। वो अभी एमडी नागपुर से किया है और पीएचडी एम्स भोपाल से कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रावत, तो सर से हम जानना चाहेंगे आपकी पोस्ट और आप किस हॉस्पिटल से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर सुमित रावत, मैं एक तो सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हूँ। इसके अलावा मैं जो संभागीय नोडल अधिकारी का दायित्व होता है, पूरे संभाग का जो कोरोना टेस्टिंग का है, साथ साथ वो भी देख रहा हूँ। और हम लोग लगभग पिछले, जब से ये कोविड चालू हुआ है, मार्च 2020 से ही लगातार हमारी लैब जो है पूरे संभाग का टेस्टिंग का, कोविड का कार्य कर रही है। जी अच्छा सर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना की बहुत सारी लहर आ चुकी, बच्चा जानता है कोरोना क्या है, कितनी लहर आ चुकी है, किसमें कितनी सीवियरिटी है, बट हमें बहुत गहराई से जानना है सर। जैसा कि आपने बताया कि आप माइक्रोबायोलॉजी से आपका जो डिपार्टमेंट है, तो सर को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, तो हो सकता है सर हमें बताएं कि हम किस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो सर प्लीज़ ओमिक्रॉन पे फोकस करके आप बताएं कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है, और हम इससे कैसे बचें। जी, जैसे कि कोरोना वायरस शुरू हुआ था, तो उस समय जो माना गया था कि ये मेनली जो है जो बड़े ड्रॉपलेट हैं उनसे फैलता है, और इसके लिए जो है ऐसा माना गया था कि कोई भी सरफेस वगैरह से ये इतना नहीं फैलता है। परंतु उसके बाद जो डेल्टा वेरिएंट आया, पहला जो वेरिएंट आया था वुहान से आया था, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट और बीटा वेरिएंट, ये अलग अलग 3 वेरिएंट उसके बाद आए, जिसमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेल्टा वेरिएंट को फैलने वाला माना गया, जो अल्फा और बीटा से ज़्यादा तेज़ी से फैलता था।
और इसमें ऐसा भी पता लगाया गया कि ये दूसरे माध्यम से भी, हाथ मिलाने से या अन्य चीज़ों से, और अगर हमने किसी चीज़ को दूषित कर दिया है तो उसके छूने से भी ये फैल सकता है, और इसकी संक्रामकता पहले वाले वेरिएंट से लगभग 3 गुना ज़्यादा थी। अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, इसमें ये जो वेरिएंट चालू हुआ है साउथ अफ्रीका से चालू हुआ है, और नवंबर में इसका पता लगाया गया 2021 में, और ये डेल्टा से भी लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ऐसा और क्यों है सर? ये इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं ये हवा में फैल जाते हैं, और जो छोटे छोटे कण जो हवा में फैल जाते हैं वो एक कमरे में अगर फैल जाए तो लगभग 3-4 घंटे तक वो कमरे में रहते हैं। तो अगर उस कमरे में कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति इसके बाद बंद स्पेसेस में 2-3 घंटे बाद भी प्रवेश करता है, तो ये जो हवा में कण है, अगर व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा है तो ये उसके श्वास नली में प्रवेश करके और उसको भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका इन्फेक्शन ज़्यादा बताया गया। अच्छा सर, डेल्टा और ओमिक्रॉन में क्या डिफरेंस है? जैसे कि ओमिक्रॉन हमारे लंग्स में नहीं, सिर्फ श्वास नली को इफेक्ट करता है जी, और जो डेल्टा है जी, वो अंदर फेफड़ों पे इफेक्ट करता है। जी। तो ये डेल्टा, सही है क्या सर हाँ, इन्फॉर्मेशन? अगर अपन डेल्टा का देखें तो डेल्टा ना सिर्फ हमारी श्वास नली और फेफड़ों को अफेक्ट करता था, बल्कि बहुत सारे दूसरे सिस्टम को भी अफेक्ट करता था, जैसे मस्कुलर सिस्टम हो गया, लिवर हो गया, इसके अलावा हार्ट तक पे ही डेल्टा के कई इफेक्ट देखे गए हैं। और अभी ओमिक्रॉन जो है, इसके बारे में शुरुआती जानकारी है हमारे पास कि ये ब्रोंकस में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ऊपर की श्वास नली और ब्रोंकस में ज़्यादा फैलता है, और वहीं पर अभी असर दिखा रहा है। इसका दूसरे ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट है या अभी तक इफेक्ट नहीं देखा गया है। और लंबे समय में जो जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड, जो कि 6 महीने बाद पता चलता है किसी भी इन्फेक्शन की कि लॉन्ग कोविड की जो है संभावना वो कितनी है, तो अभी ओमिक्रॉन सिर्फ 1 महीने पहले ही आया है, तो अभी लॉन्ग कोविड और अन्य चीज़ें जो हैं उसके बारे में समय के साथ ही अपने को ये पता चल पाएगा। लॉन्ग कोविड मतलब सर? लॉन्ग कोविड जो होता है उसमें मानसिक तनाव रहना, कोविड के बाद कमजोरी रहना, लंबे समय तक कमजोरी रहना, नींद ना आना, बालों का झड़ना, बीपी का डाउन हो जाना, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाना, हार्ट की पंपिंग जो कैपेसिटी है उसका कम हो जाना। So we can say that this is complication of COVID. हाँ, ये कोविड की कॉम्प्लिकेशन है जिनको अपन लॉन्ग कोविड बोलते हैं। और कोविड के जाने के बाद अक्सर ये 5-6 महीने या 8 महीने तक ज़्यादा लंबे समय तक ये रहती हैं। अच्छा सर, जैसे डेल्टा इफेक्ट कर चुका है या एक हाँ, जो भी वेरिएंट इफेक्ट कर चुका है, उनको भी ओमिक्रॉन फिर से इफेक्ट कर सकता है क्या? जी, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जो लोग डेल्टा और अल्फा से पहले पीड़ित हो चुके हैं, उनको भी ओमिक्रॉन होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो बाइंडिंग साइट हैं वो पुराने वाले बाइंडिंग साइट से काफ़ी अलग है, और जो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी है डेल्टा के खिलाफ में, वो एंटीबॉडी इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम नहीं है। ओके सर। जी सर, अब जैसे कि बहुत सारी पॉपुलेशन बोलती है, मुझे भी कहा है जी कि भाई वैक्सीन लगने के बाद भी हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, मास्क लगाओ, डिस्टेंस बनाओ या फिर सैनिटाइजर यूज करो। तो सर मैंने यही कहा है कि हम उसकी सीवियरिटी में जाने से बच जाते हैं, मतलब डेथ से बच जाते हैं जी। ऐसे ही और भी लोगों ने डाउट पूछे कि भाई 2 वैक्सीन के अंदर मेरा डिस्टेंस जो टाइम है वो ज़्यादा है, ड्यूरेशन जो है ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करना है, बूस्टर डोज का क्या सिस्टम है, ये सारा कुछ बताएं सर। तो और ये इसमें ओमिक्रॉन में भी इम्यूनाइजेशन का क्या है? सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, बट हमें वो सारे सेफ्टी मेजर्स अपनाने हैं, जैसे मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, या सारा हमें सैनिटाइज होके ही काम करना है, या जो भी है हर चीज़ हमारी सैनिटाइज होना चाहिए। लेकिन एक और क्वेश्चन सबके मन में था कि सर कोविड का वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें कोविड क्यों हो रहा है? तो मैंने सब कुछ बोला है कि हम डेथ और सीवियरिटी से बच जाते हैं, कोविड से नहीं बचते, इसलिए हमें सेफ्टी मेजर अपनाने हैं। बट फिर भी आप और डिफाइन करें कि बूस्टर डोज जो वैक्सीन के अंदर जो टाइम है, ड्यूरेशन वो बढ़ जाता है, तो इन सब का और ओमिक्रॉन से इन सब का क्या रिलेशन है? जी, कोई भी वायरस रहे तो इसमें 2 चीज़ें जो रहती हैं वो मुख्य रूप से रोल प्ले करती हैं। पहला तो वायरस का कंसंट्रेशन क्या है, और दूसरा हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या है। तो मास्क लगाने से, सैनिटाइज़र उपयोग करने से निश्चित तौर पे क्या होता है कि पूरे वायरस नहीं भी मरेंगे तो उनका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, और ये कंसंट्रेशन कम होने से क्या होता है कि उनके हमारे अंदर इन्फेक्शन करने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये कि वायरस अगर पूरी तरह से ख़त्म ना भी हो
अगर उनका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए, बहुत लिमिटेड हो जाए, तो उनके हमारे इन्फेक्शन करने की संभावना कम हो जाती है, एक चीज़। दूसरा, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है नेचुरल इन्फेक्शन से और वैक्सीनेशन से, दोनों तरीके से हम प्रतिरोधक क्षमता जो है ये बढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे अंदर एंटीबॉडी और हमारे टी मेमोरी सेल दोनों पैदा होते हैं। तो वैक्सीनेशन के 2 या 3 डोज इसीलिए दिए जाते हैं ताकि बार बार हमारा जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको पुनर्जीवित किया जा सके। तो ये उसका काम होता है वैक्सीन तो का। सर बेसिकली बूस्टर डोज मतलब वैक्सीन का तीसरा डोज है। हाँ, बूस्टर डोज जो है 2 डोज के बाद अगर तीसरा डोज अपन लेते हैं तो वो जो है उसको बूस्टर डोज बोलते हैं। तो इससे अगर हमारी एंटीबॉडी लेवल 6 महीने बाद वैक्सीनेशन के या साल भर बाद अगर कम हो गए तो इसको दोबारा बढ़ाने में मदद तो करेगा। लगवा सकता है कोई हाँ, भी। तो बूस्टर डोज बट लगवाया 6 जा महीने सकता है। बाद। जी, और सेम अपने को वैक्सीन लगेगी जिसके डोज अपने को पहले लगे थे, सेम वैक्सीन का बूस्टर डोज लगेगा। जैसे मुझे कोविन लगा है तो आगे हाँ, कोविन अगर ही लगेगा। कोवैक्सीन लगा है तो कोवैक्सीन ही लगेगा बूस्टर डोज में। अच्छा सर, जैसे ये किसी भी वजह से चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी हो रहा है ऐसा, मैंने देखे जी। केसेस कि पहले कोवैक्स लगा था फिर अभी कोविन, तो ये चेंज हो रहा है। कोई भी इससे एक वैक्सीन का शेड्यूल पूरा करना चाहिए। अगर जैसे आपने कोवैक्सीन से शुरू किया और उसके बाद आपका कोविशील्ड लग गया है 2 डोज, तो अब आपको कोविशील्ड का डोज पूरा करना पड़ेगा। जो एक डोज छूट गया है अब आप उसको भूल जाए। अच्छा सर, जैसे हमने देखा है कि 3-4 मंथ का जो ड्यूरेशन है जी। वो अगर 6 से भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, उस हाँ। कंडीशन में क्या करना है पेशेंट्स को? उस कंडीशन में 2 डोज तो पूरे करने ही है। अगर 6 महीने बाद भी लग जाए तो कोई बात नहीं, उसका रिस्पॉन्स आएगा। हो सकता है उतना अच्छा नहीं आए, लेकिन उसका 80-90% रिस्पॉन्स आएगा। तो उसके बाद बूस्टर डोज कंपलसरी? उसके बाद कंपलसरी नहीं, कंपलसरी अपन ये बोल सकते हैं अगर आपका ऐसा कोई जोखिम वाला काम है, जैसे आप दुकान पे बैठते हैं, आप केमिस्ट हैं, आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, कि आपका लगातार मरीजों से सामना होता रहता है, तो उस कंडीशन में बूस्टर डोज जो है, या आप कोई ऐसे पब्लिक के कार्य करते हैं, या आप जैसे हमारे बहुत सारे लोगों को लगातार जनसंपर्क के लोग हैं या अन्य लोग हैं हमारे ये जनप्रतिनिधि वगैरह हैं, तो इनको लगातार लोगों से मिलना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़, जैसे कि हम और सर दोनों ही सागर से बिलोंग करते हैं। जी। सर बीएमसी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में है, तो सर प्लीज़ यहाँ का डेटा बताएं। जी। और एक और चीज़ बताएं कि आप पॉपुलेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ। क्या सबसे बड़ी गलती क्या कर रही है वो? देखें तो कल जैसे 15 केस आए हैं, और आप पीछे जाकर देखें कि जनवरी के माह में ही जो है केसेस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। 1-2 केसेस से लेके फिर धीरे धीरे 5 हुए और अब ये 15 से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश के डेटा में भी अगर अपन देखें तो 300 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो इसी तरह मैं ये सबसे अपील करना चाहूँगा कि अभी कोई भी पब्लिक फंक्शन जो हैं, ख़ास तौर से इंडोर, अगर हम बंद जगह पर ये कोई भी चीज़ करने वाले हैं, तो इस तरह की गतिविधियां जो हैं अभी कुछ समय के लिए इनको टाल देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई समारोह है, कोई पब्लिक गैदरिंग है, तो अभी कम से कम बंद जगह पे तो कोई भी पब्लिक गैदरिंग जो है उसको टाल देना चाहिए। स्पेशली बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो ये निश्चित रूप से अनिवार्य है कि इसको अभी टाल दिया जाए, और जैसे स्थितियां सामान्य होंगी उसके बाद जरूर हम इसको दोबारा चालू कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने कहा कि बच्चे तो, ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों को तो वैक्सीन लग नहीं रही, तो बच्चे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं जी। और एडल्ट इसलिए कि सेकेंडरी डायग्नोसिस वो बिलोंग करते ही हैं साथ में जी, उनके साथ चलती ही बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसके साथ भी क्या मतलब आप जनरल पॉपुलेशन और हायर अथॉरिटीज़ को बोलना चाहेंगे कि वो क्या स्टेप जी, लें? एक तो ये सुनने में आया था कि बच्चों के कुछ ये मैराथन ये होने वाले हैं, तो अभी इस तरह की जो लार्ज गैदरिंग्स हैं, अभी जो अनावश्यक रहें या जिनको बहुत ज़रूरी ना हो, इनको अभी डाला जा सकता है फ़िलहाल के लिए। और स्कूल में भी जो है 100% अटेंडेंस की जगह अगर अटेंडेंस कम करके रखी जाए, कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन मोड पे अगर रखा जाए, तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा सकता है। तो इससे हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको इतने ज़्यादा समझ नहीं होती है कि वो ये सब मेंटेन कर रखें। तो प्रशासन और जो स्कूल अथॉरिटीज़ और कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। जी। ओके सर, एट लास्ट आप कुछ भी अच्छा सा मैसेज देने के बाद कंक्लूड करें आज की मीटिंग जी, को। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है या अभी तक जो डर रहे थे, तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अभी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, सेकेंड डोज नहीं ली है, तो अपनी समय निकाल के जल्दी से जल्दी सेकेंड डोज अपनी पूरी करें।
और वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और इसके अलावा एक चीज़ और देखी गई है कि एक विटामिन डी जो है और विटामिन सी, इससे आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट मिलता है। तो विटामिन डी अगर आपके अभी सेवन आपने नहीं किया है तो विटामिन डी का सेवन जरूर करें, और विटामिन सी का सेवन या विटामिन सी वाले जो फल होते हैं, नींबू है, संतरा है, आंवला है, इनका सेवन करें तो इससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, हमें सर के बताए हुए सारे स्टेप फॉलो करने हैं, हमें सारे सेफ्टी मेजर भी अपनाने हैं, और उसके साथ साथ अंत में एक ही चीज़ बोलूँगी, हेलो नहीं नमस्कार करें। नमस्कार।